आज हम बात कर रहे हैं विक्रय। विक्रय क्या है? विक्रय की परिभाषा जिसे टीपी एक्ट के सेक्शन 54 में डिफाइन किया गया है। आइए जानते हैं कि विक्रय होता क्या है। जब एक पक्षकार, भूस्वामी, अंतरणकर्ता, अंतरक अपनी अचल संपत्ति निश्चित कीमत या प्रतिफल के बदले उस संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी अन्य पक्षकार अर्थात अंतरण ग्रहीता क्रेता को करता है तो इस व्यवहार को विक्रय की संज्ञा दी जाएगी। अटेंशन करिएगा कि जब एक संपत्ति का स्वामी अपनी अचल संपत्ति निश्चित कीमत या प्रतिफल के बदले अंतरण ग्रहीता को स्वामित्व के हस्तांतरण के साथ दे रहा है, यानी यहाँ पर मालिकाना हक विक्रेता से निकल करके क्रेता के पक्ष में चला जाएगा। और ये जो व्यवहार है यहाँ पर इस पूरे व्यवहार को हम विक्रय की संज्ञा दे रहे हैं, विक्रय कह रहे हैं। और जो कीमत और प्रतिफल की हम इसमें बात कर रहे हैं तो वो कीमत या तो दी जा चुकी है या जिसे देने का वचन दिया गया है। अटेंशन करिएगा कि यानी कीमत या तो दे दी गई है या जिसे देने का वचन दिया गया है या जिसका एक भाग दे दिया गया है, कुछ भाग शेष भाग अवशेष भाग भविष्य में देने का वचन दिया गया है, तो इस पूरे व्यवहार को हम विक्रय करें। फॉर एग्जाम्पल, जयेश अपनी अचल संपत्ति 10 बीघा जमीन जो दिल्ली में स्थित है विजय को सेल आउट करता है, विक्रय करता है और कीमत 10 लाख रुपए उसकी रखी गई है, 10 बीघा ज़मीन है। तो यहाँ पर जो जयेश है वो विक्रेता है, संपत्ति को बेचने वाला पक्ष है, अंतरण करता है, भूस्वामी है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं विजय की, जो संपत्ति को खरीद रहा है तो वो क्रेता होगा, अंतरण ग्रहीता होगा, संपत्ति को लेने वाला पक्षकार होगा। यहाँ हमने कीमत की बात की है 10 लाख रुपए और यहाँ जो विषय वस्तु है वो है अचल संपत्ति यानी 10 बीघा ज़मीन। अब ये जो 10 लाख रुपए हैं जो कीमत दी जा चुकी है, देने का वचन दिया गया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि एट ए टाइम जिस समय व्यवहार किया जा रहा है उसी समय 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। हो सकता है कुछ भाग दिया गया हो, कुछ भाग को भविष्य में देने का वचन दिया गया हो, तो भी यह व्यवहार विक्रय होगा। और यहाँ पर अटेंशन करिएगा वापस कि ये जो विक्रेता है जो हमने जयेश को बताया है, जो अपनी 10 बीघा जमीन दे रहा है, तो ये जो स्वामित्व उसके नाम था जयेश का, इस डीड के पूर्ण होते ही वो स्वामित्व निकल करके और विजय के नाम हस्तांतरित हो जाएगा। क्योंकि अब इस डीड के बनने के बाद में, अब इस विक्रय व्यवहार के बाद में ये जो टाइटल है, ये जो स्वामित्व है वो किसके नाम हस्तांतरण हो जाएगा? पूरी तरह से सारे हित, सारे अधिकार विजय के नाम यानी क्रेता के नाम हस्तांतरित हो जाएंगे। इसका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 54 में डिफाइन की गई है, जिसे आप ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल देख सकते हो। और अगर हम तत्वों की बात करें तो सबसे पहला तत्व बनता है 2 या 2 से अधिक पक्षकार। जी हाँ, अंतरण ट्रांसफर, यदि कोई भी व्यवहार किया जाता है हस्तांतरण का, आदान प्रदान का, लेन देन का, तो एक व्यक्ति स्वयं के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकता है, उसे दूसरे पक्षकार के साथ में ही ट्रांसफ़र करना होगा। सो यहाँ 2 पक्षकारों का होना बहुत ही एसेंशियल है। ये जो पक्षकार होंगे इसकी जो ये जो पक्षकार हैं ये व्यक्ति शामिल है इसमें, और जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के व्यक्तियों को इसमें यानी नेचुरल और जो आर्टिफिशियल पर्सन है दोनों को ही कैपेबल माना है इस प्रकार के व्यवहार को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें अंतरणकर्ता, भूस्वामी, अंतरक या विक्रेता। जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है और जो उसे अंतरित करना चाहता है, जो उसे स्थानांतरित करना चाहता है, वो विक्रेता के नाम से जाना जाएगा। यहाँ हमारे उदाहरण में हमने किसे बनाया? विक्रेता, जयेश को। ओके, नेक्स्ट है अंतरण ग्रहीता, क्रेता और अंतरिती। जो व्यक्ति उस संपत्ति के स्वामित्व को खरीद रहा है वो व्यक्ति अंतरण ग्रहीता, क्रेता के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे इस उदाहरण में विजय के नाम से हमने इसे बताया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है स्वामित्व का अंतर, अर्थात स्वामित्व समस्त संपत्ति के हक, अधिकार, सारा ही मालिकाना हक, सभी कुछ विक्रेता से हटकर क्रेता को अंतरित हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वामित्व का अंतरण पूरी तरह से किया जा रहा है। नेक्स्ट, विक्रेता या अंतरणकर्ता की सामर्थ्य और योग्यता। जी हाँ, जो विक्रेता है, जो भूस्वामी है, उसमें कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी यानी योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए हम इस योग्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वहाँ मस्ट होता है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी संविदा करते वक्त पक्षकारों में कुछ गुण, कुछ योग्यता होनी चाहिए। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ व्यक्तिगत योग्यता अपेक्षित है।
जैसे कि पक्षकार सक्षम हो, यानी वयस्क हो, 18 साल से ऊपर हो, और यदि कोर्ट ऑफ वर्ड्स की तरफ से संरक्षक नियुक्त है, गार्जियन नियुक्त है, तो वहाँ 21 वर्ष का बालक वयस्क और मेजर माना जाएगा। दूसरी कंडीशंस आती हैं यहाँ पर स्वस्थ चित्त हो, अर्थात पूरी तरह से साउंड माइंड हो, अपने द्वारा किए गए कार्य और उससे मिलने वाले परिणामों को समझने की सामर्थ्य भी रखता। तीसरी कंडीशंस आती है विधि के द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। तो ये तीनों प्रकार की व्यक्तिगत योग्यता विक्रेता में होना अपेक्षित है। नेक्स्ट, विक्रेता की सांपत्तिक योग्यता। अब ये क्या होता है? जो विक्रेता है, जो भूस्वामी है, उसमें उस संपत्ति को अंतरित करने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए उसमें कुछ सांपत्तिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया है कि संपत्ति में वो हित रखता हो, संपत्ति विद्यमान हो और संपत्ति को अंतरित करने का हक रखता। जी हाँ, कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है, आज विद्यमान नहीं है, और नहीं उसे उस संपत्ति को अंतरित करने का हक है, लेकिन फिर भी वो ऐसी संपत्ति जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस संपत्ति को भी सेल आउट करने की डीड बना लेता है। सो यहाँ पर अपेक्षित है कि उसमें संपत्तिक योग्यता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है संपत्ति का स्वामी। जी हाँ, एक व्यक्ति तभी किसी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकेगा, अंतरित कर सकेगा, सेल आउट कर सकेगा जब वो उस पर मालिकाना हक रखता हो या उसका स्वामी हो। यदि उसका स्वामी ही नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि भविष्य में वो प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, आज उसके पास नहीं है तो क्या होगा, और आज मैं उस संपत्ति को सेल आउट करने का करार करता हूँ, तो ये मान्य नहीं होगा। संपत्ति अंतरण योग्य हो, टैक्स पॉइंट। जी हाँ, इनिशियली हमने एक वीडियो में आपसे बात की थी कि कई संपत्ति ऐसी हैं जो मूल्यवान हैं, संपत्ति की योग्यता रखती है, किंतु फिर भी उन्हें ट्रांसफ़र करने का हक नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि महज संभावना, या कोई अपना पद है, लोक पद है, या चांद तारे सितारे, या ताजमहल, लाल किला, नदी नाले, तालाब, समुद्र, ये कुछ ऐसी संपत्तियाँ हैं जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, और महज संभावनाओं को अंतरित करने का अधिकार हमारे अधिनियम में किसी को भी नहीं है। सो संपत्ति में ट्रांसफरेबिलिटी का गुण भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है मूल्य, कीमत या प्रतिफल। जी हाँ, जब विक्रय का व्यवहार किया जाता है तो एक मान्य विक्रय के लिए अपेक्षित है कि दोनों पक्ष ने जो करार किया है उसमें स्वामित्व के हस्तांतरण के बदले क्रेता कीमत, प्रतिफल या निश्चित मूल्य देगा, अदरवाइज ये व्यवहार विक्रय नहीं होकर के दान कहलाएगा। सो बिना कीमत और प्रतिफल के कोई भी संविदा करार मान्य नहीं है। सो यहाँ विक्रय का अंतरण भी मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, कीमत दी जा चुकी हो या देने का वचन दिया हो, या कोई भाग दे दिया हो या किसी भाग के देने का वचन दिया गया। जी हाँ, यहाँ पर जो विक्रय किया जा रहा है, जो अंतरण किया जा रहा है, यहाँ हम कीमत और प्रतिफल की बात कर रहे हैं, लेकिन परिभाषा में एक लाइन मेंशन है कि ऐसी कीमत या तो दी जा चुकी है या जिसे देने का वचन दिया गया। अर्थात मान लीजिए कोई डीड बनी है, कोई विक्रय हुआ, तो ये कोई अपेक्षित नहीं है, एसेंशियल नहीं है कि सारी ही कीमत का भुगतान टेबल एक ही, उस पर एक ही समय में पेमेंट किया जाए, एक मुश्त ही पेमेंट किया जाए। उसे दी जा चुकी है, देने का वचन यानी भविष्य में देने का भी वचन दिया गया हो, या उसको कोई भाग दे दिया हो या अन्य भाग देने का वचन दिया हो, तो भी वो मान्य होगा। नेक्स्ट है विक्रय की विषय वस्तु स्थावर या अचल संपत्ति। जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सिर्फ और सिर्फ स्थावर या अचल संपत्ति जो जड़ है, फिक्स्ड है, गतिशील नहीं है, चलायमान नहीं है और जिसमें स्थान परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है, उसी प्रकार की संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जाएगा या विक्रय किया जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति की ही बात करेंगे। तो विषय वस्तु सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अब अचल संपत्ति की प्रकृति। जी हाँ, जो हम अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो भी दो प्रकार की है, मूर्त स्थावर संपत्ति और अमूर्त स्थावर संपत्ति। देखिए, मूर्त स्थावर संपत्ति जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, जैसे भूमि, भवन, मकान, कुआं, दीवार वगैरह। और अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जिसे स्पर्श न किया जा सके, देखा न जा सके, छुआ न जा सके, लेकिन फिर भी वो अचल संपत्ति में ही आती है। अब आप अटेंशन करिएगा,
जैसे सुखाचार, सुखाधिकार, जो आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ही एक पार्ट है, इजमेंट जिसे कहा गया है। सुखाचार यानी अपनी संपत्ति का फायदेमंद और लाभप्रद उपयोग करने के लिए किसी और की भूमि का उपयोग करना या उसकी संपत्ति का उपयोग करना। तो जो इस प्रकार का सुखाचार है या सुखाधिकार है, इजमेंट जो है, या फिर किसी संपत्ति से मिलने वाला किराया है, वो अमूर्त संपत्ति है। तो दोनों प्रकार की संपत्ति को यहाँ पर सेल आउट किया जा सकेगा। नेक्स्ट है विक्रय का तरीका। जी हाँ, विधिक नियमानुसार जब विक्रय किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, अंतरण किया जाए, तो अपेक्षित है कि एक विधि, नीति, प्रक्रिया और एक निश्चित रीति का वहन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्य विधिक दृष्टि से मान्य किए जा रहे हैं। तो यहाँ अपेक्षित होगा कि एक निश्चित तरीके का एक पूरी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो किया जाए, जो जुडिशरी के द्वारा अपेक्षित है। अगर मान लीजिए 100 रुपये से ऊपर की अचल संपत्ति है, तो हमेशा लिखित विलेख के द्वारा ही हस्तांतरण होगी, उसका मौखिक करार कभी मान्य नहीं होगा। और यदि मान लीजिए उसे मौखिक रूप से 100 रुपये से ऊपर की अचल संपत्ति को लेन देन किया गया, तो वो वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। सो यहाँ पर एक निश्चित तरीका बताया गया है कि लिखित स्वरूप में एक विलेख बना करके, उसके विलेख की रचना करके और फिर ही उस संपत्ति को परिदत्त किया जाए, अंतरण किया जाए। हाँ, अगर 100 रुपये से कम मूल्य की संपत्ति है तो मौखिक करार और महज कब्जे के परिधान द्वारा भी उसे अंतरित किया जा सकेगा। नेक्स्ट, विलेख की रचना। जी हाँ, जब विक्रय किया जा रहा है तो यहाँ पर अपेक्षित होगा कि एक डीड बनाई जाए, ताकि दोनों पार्टीज के बीच में इन फ्यूचर यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ एक ऑप्शंस होता है जुडिशरी में जाकर रिलैक्सेशंस लाने का। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशंस, यानी इस पूरे व्यवहार को रजिस्ट्रीकृत करवाना, पंजीकृत करवाना अपेक्षित होगा। और अन्य विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति, जो भी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज है वो सभी पूरा करना भी आवश्यक होगा। और नेक्स्ट है लिखित स्वरूप, अर्थात हमेशा यदि मान्य विक्रय किया जाना है, ट्रांसफ़र किया जाना, अंतरण किया जाना है, तो लिखित स्वरूप में ही होगा। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।